वेल हाइड्रोलिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वेल हाइड्रोलिक्स में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताना चाहूँगा। टाइप्स ऑफ सॉइल आपने बहुत ढेर सारी टाइप्स सॉइल के टाइप्स के बारे में जाना है, लेकिन यहाँ पर जो मैं सॉइल के टाइप्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो डिपेंड करता है कि कोई भी सॉइल किस तरीके से वाटर को होल्ड करती है और उसे ट्रांसफ़र करती है, किस तरीके की प्रॉपर्टी वो शो करती है उसके उसकी होल्डिंग कैपेसिटी और उसके ट्रांसफ़र करने में, उसके रिस्पेक्ट में आज हम लोग सॉइल को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है उसे हम लोग कहते हैं एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर एक ऐसी टाइप की सॉइल होती है जो कि वाटर को होल्ड भी कर सकती है, मीन्स इट कैन कंटेन वाटर और ट्रांसमिट इट। उसको ट्रांसफ़र भी कर सकती है, कंटेन भी कर सकती है। मीन्स ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है हमारे, जो भी हम वेल्स के जरिए जो भी पानी निकालते हैं वो यहीं से निकालते हैं। मीन्स एक्वीफर से ही हम लोग पानी निकालते हैं। तो जो एक्वीफर होती है ये वाटर को होल्ड भी कर सकती है और प्लस ये ट्रांसफ़र भी कर सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे ग्रेवल्स हैं और सैंड है, ये इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मीन्स सैंड और ग्रेवल जो है वो एक्वीफर होते हैं क्योंकि ये पानी को होल्ड भी कर सकते हैं और इसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड क्या होता है? कुछ ऐसी भी टाइप की सॉइल होती हैं जो कि वाटर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। मीन्स ये परमिएबल नहीं होती हैं लेकिन ये वाटर को होल्ड कर सकती हैं, जैसे कि क्ले। मीन्स ये होल्ड तो कर सकती हैं पर इनके अंदर परमिएबिलिटी नहीं होती। मीन्स ट्रांसफ़र करने की प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती। ये कौन सी सॉइल होती हैं? ये क्ले होती हैं। नेक्स्ट आता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड क्या होते हैं? एक्वीटार्ड ऐसे सॉइल होती हैं जो कि वाटर को होल्ड करेंगी, बट जो इनकी परमेबिलिटी होती है वो बहुत स्लो होती है। मीन्स ये बहुत स्मॉल अमाउंट का ही वाटर ट्रांसफ़र कर पाती हैं, मतलब ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र करती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्वीटार्ड बोलते हैं। एक्वीटार्ड होल्ड करता है बट स्लो ट्रांसफ़र। ये कौन सी सॉइल होती हैं? ये होती हैं सिल्ट। सिल्ट जो होती है वो पानी होल्ड कर सकती है पर ट्रांसफ़र करने में बहुत स्लो होती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वीटार्ड। जो नेक्स्ट टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज क्या होती हैं? ये इम्परमिएबल, ये रॉकी स्ट्रेटा होता है, ना तो पानी को होल्ड कर सकता है और ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे कि हमारी रॉक्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्वीफर मीन्स जो कि पानी को होल्ड भी कर सके और ट्रांसफ़र भी कर सके, जैसे कि ग्रेवल और सैंड। एक्वीक्लूड्स क्या होते हैं? ये पानी होल्ड कर सकते हैं पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसे कि क्ले। एक्वीटार्ड हमारी होल्ड करती है बट स्लो इन ट्रांसफ़र। सिल्ट, एक्वीफ्यूज ये ना तो होल्ड कर सकती है और ना ही ट्रांसफ़र कर सकती है, जैसे कि हमारी रॉक्स। अच्छा, अब इनमें याद सारे टर्म्स काफ़ी सिमिलर हैं, याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दिया जाए तो बड़े आसानी के साथ इसको याद किया जा सकता है। जैसे कि एक्वीफर, एक्वीफर ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है एक्वीफर। एक्वीफर पानी को होल्ड भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें एक्वीक्लूड की, एक्वीक्लूड मीन्स ऐसा आप समझ सकते हो इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स जिसके अंदर हो, मतलब ये होल्ड करेगा पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। एक्वीटार्ड की बात करें याद करने के लिए, आप इसको ऐसा समझ लिए टायर्ड। एक्वीटार्ड टायर्ड, टायर्ड मीन्स ये अपने अंदर तो रखेगा पर इसको ट्रांसफ़र करने में बहुत स्लो है, टायर्ड है। एक्वीफ्यूज, एक्वीफ्यूज ना तो होल्ड कर रही है ना ही ट्रांसफ़र कर रही है, मीन्स से कन्फ्यूज है, इसे क्या करना है। इस तरीके से आप सोच सकते हो कि ये क्या है? रॉक्स जो हैं वो एक्वीफ्यूज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चूँकि हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? हमें एक्वीफर्स के बारे में पढ़ना है। तो
बात करते हैं कि एक्विफर्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्विफर। तो एक्विफर जनरली दो टाइप के पाए जाते हैं। एक्विफर की दो टाइप्स होती हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर। अनकन्फाइंड एक्विफर क्या होता है कि अगर ऐसा हो कि यही हमारी जो सैंड और ग्रेवल है ये अप टू द ग्राउंड लेवल पाई जाए, मींस जो भी सरफेस वाटर है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकता है एक्विफर में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड एक्विफर। मींस अगर ग्राउंड लेवल तक पूरे में एक्विफर पाई जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड एक्विफर बोलेंगे। और वहीं जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जो दूसरी सॉइल होती है एक्विफर में, उसे हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड एक्विफर। कन्फाइंड एक्विफर मीन्स कभी कभी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि ग्राउंड लेवल के जस्ट नीचे कोई ऐसा स्ट्रेटा हो जो कि इम्परमिएबल हो और उसके नीचे हमारी एक्विफर्स पाई जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कन्फाइंड एक्विफर। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो वाटर टेबल, जो भी एक्विफर में रिचार्ज होगा, जो भी पानी पेनिट्रेट करेगा, वो डायरेक्टली सरफेस से नहीं कर, ग्राउंड सरफेस से नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर से नहीं कर पाएगा। ये वहाँ से रिचार्ज होता है जहाँ कहीं ये जाके ग्राउंड लेवल से मिल रही होगी, तो यहाँ से वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, तो इसे हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्विफर। जितनी इसकी डेप्थ होती है उसे हम लोग स्मॉल बी, इस कैपिटल बी से शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक्विफर्स दो टाइप के पाए जाते हैं। पहला अनकन्फाइंड एक्विफर, मीन्स जब एक्विफर ग्राउंड लेवल तक पाई जाएगी तो उसे हम बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्विफर, मीन्स खुली हुई एक्विफर जो कि ग्राउंड लेवल तक पाई जाएगी। कन्फाइंड एक्विफर मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो रॉक्स हैं, रॉक्स भी इम्परमेबल होती हैं और उसके ऊपर भी जो भी सॉइल पाई जा रही है वो भी इम्परमेबल है, जैसे कि क्ले। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो एक्विफर है वो दो इम्परमेबल स्ट्रेटा के बीच में सैंडविच्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कन्फाइंड एक्विफर बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम। यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स है जो एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहला है स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? अब यहाँ पर हमें जो भी हम लोग ग्राउंड से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी एक्विफर है वो कितना परसेंट, कितना क्वांटिटी में वाटर एक्सट्रैक्ट करवा सकता है, कितना यील्ड देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक यील्ड। मीन्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्विफर मटेरियल इज नोन एज SY। या इसको हम डायरेक्ट टर्म्स में बात करें तो SY इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ यील्ड वाटर ओवर टोटल वॉल्यूम। यहाँ ध्यान देना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड अंडर ग्रेविटी फोर्स। और इसी का जो दूसरा टर्म है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन को हम लोग SR से शो करते हैं। SR इज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द वॉल्यूम ऑफ एक्विफर ओवर टोटल वॉल्यूम। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कुछ एक्विफर से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जितना वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जो कि उसी एक्विफर में रह जाता है, उस वॉल्यूम को अगर हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्विफर से डिवाइड कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिटेंशन। अब यहाँ पर अगर SY प्लस SR करें तो हम देख सकते हैं ये होगा VY अपॉन V प्लस VR अपॉन V। मीन्स अगर इसको ऐड करें तो क्या होगा, ये
वी वाई प्लस वी आर अपॉन वी। ध्यान दीजिएगा, जो भी वाटर है, जो भी पानी है एक्विफर के अंदर, वो पाया जाता है कहाँ पे? वॉइड्स में पाया जाता है। मीन्स अब यहाँ अगर जितना पानी आपने निकाल लिया और जितना पानी उसमें बचा हुआ है, अगर टोटल को हम ऐड करें तो वो क्या होगा? वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जितने वॉइड में पानी था उसको कुछ हमने निकाल लिया, कुछ उसमें रह गया है, ओवर टोटल वॉल्यूम। अगर इस टर्म की बात करें तो इसको हम पहले से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पोरोसिटी, स्मॉल एन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू पोरोसिटी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आजकल पूछे जा रहे हैं। आपको स्पेसिफिक रिटेंशन गिवन होगा और पोरोसिटी गिवन होगी, और यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? एस वाई, जिसका अभी मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। और यहाँ से अगर इनका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या देखते हैं, हमें क्या मिलता है? यहाँ पे अगर हम सॉइल की साइज लें इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स यहाँ पे लार्ज पार्टिकल होंगे और यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल होंगे। तो देखें, जैसे जैसे पार्टिकल साइज आप छोटे करते जाते हो, जो स्पेसिफिक यील्ड होती है वो क्या कर जाती है? वो गिर जाती है। मीन्स जितने बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे बताया आपको, जो एक्विफर्स हैं उनसे आप ज़्यादा पानी निकाल सकते हो। जब आप पार्टिकल को छोटा करते जाते हो, जैसे कि क्ले पोजीशन में आप पहुँचे जानते हो, क्ले में बिल्कुल ही परमिबिलिटी नहीं होती, तो वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सकता। तो जैसे पार्टिकल छोटे होते जाएंगे उसकी स्पेसिफिक रिटेंशन वैल्यू घटती, स्पेसिफिक यील्ड वैल्यू घटती जाती है। और जैसे जैसे स्पेसिफिक यील्ड वैल्यू घटेगी, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स स्पेसिफिक रिटेंशन का कर्व ये है और ये है स्पेसिफिक यील्ड। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे एस वाई प्लस एस आर इज इक्वल टू एन। मीन्स हर पॉइंट पे अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें मिल जाएगा किसकी वैल्यू? हो जाएगी पोरोसिटी एन की वैल्यू। तो ये ग्राफ है जो कि हमने ड्रॉ किया है पार्टिकल साइज के बीच में और स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक यील्ड और पोरोसिटी के बीच में। कैलकुलेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड टेस्ट। हमारे पास कुछ फील्ड टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एक कांस्टेंट डिस्चार्ज के जरिए वेल से पानी निकालते हैं और उस सॉइल की परमेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसे करने के लिए हमारे पास दो एनालिसिस हैं। पहली है थीम्स एनालिसिस और दूसरी ड्यूपिट एनालिसिस। दोनों एनालिसिस काफ़ी सिमिलर हैं, इसलिए मैं केवल थीम्स एनालिसिस करवाऊंगा और ड्यूपिट को उस पर दिखा दूंगा कि किस तरीके से ड्यूपिट एनालिसिस करी गई है। इस एनालिसिस को करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं जो कि मैं डेरिवेशन कराते टाइम बताता रहूँगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एजम्पशन जो होगा वो हम ये मानेंगे कि जो हमारी सॉइल है वो होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। और यहाँ पर आइसोट्रोपिक मीन्स, आइसोट्रोपिक होने का फ़ायदा ये है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में और हर पॉइंट पे सेम है। अब यहाँ पर जो दूसरा एजम्पशन लिया गया है वो ये है कि जो वाटर टेबल होगी वो जब तक हमने पानी नहीं निकाला है वो हॉरिजॉन्टल होगी। परमेबिलिटी यहाँ पे कांस्टेंट, जैसा हमने कहा अगर आइसोट्रोपिक है तो परमेबिलिटी कांस्टेंट होगी। और जो भी वेल हमने ड्रॉ किया है, जो भी वेल हम बनाएंगे सॉइल के अंदर, वो अप टू द फुल डेप्थ ऑफ द एक्विफर जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट करने वाला हूँ परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए थीम्स एनालिसिस के जरिए, और हमने ली है जो सॉइल वो है अनकन्फाइंड एक्विफर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए एक डायग्राम शो करता हूँ। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर रॉक है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। हमने एक वेल पेनिट्रेट करी अप टू दी फुल डेप्थ ऑफ दी एक्विफर, और इनिशियल में कहीं पे वाटर टेबल यहाँ है। ध्यान रखिएगा, वाटर टेबल इनिशियल में हम लोग हॉरिजॉन्टल एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर जो
हाइट है वाटर टेबल की उसको हमने h एज्यूम किया। अब अगर देखें, अब यहाँ से अगर एक कांस्टेंट डिस्चार्ज Q अगर निकाला जाए तो क्या होगा। अगर Q निकालें तो यहाँ से जब पानी निकलेगा तो ये जो वाटर टेबल का जो नया कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। और नई वाटर टेबल जो हमें मिलेगी वो यहाँ होगी वेल में, और इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्मॉल h। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी फ्लो हो रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पर जो भी फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। बॉटम से कोई भी फ्लो नहीं होगा वेल में। जो भी डिस्चार्ज हमें मिलेगा वो डिस्चार्ज हमें वेल के पेरीमीटर के थ्रू मिलेगा। अब थीम्स ने क्या किया, उन्होंने 2 ऑब्जर्वेटरी वेल की परिकल्पना करी। एज्यूम करते हैं कि वो दोनों वेल्स R1 और R2 डिस्टेंसेस पे हैं। यहाँ पे अगर हम कहें जो वाटर टेबल की हाइट है दोनों वेल्स में वो कितनी है, H1 और H2। तो अगर हम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वेल में जो हमें टोटल ड्रॉ डाउन मिला है उसे हम कहते हैं S, और दोनों जो हमारे ऑब्जर्वेटरी वेल्स हैं उनमें जो ड्रॉ डाउन मिला है वो है हमारा S1 एंड S2। तो अब हम इसके एनालिसिस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से पहले एक और अजम्पशन हमें लेना होगा। एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं, पॉइंट P, जो कि बॉटम से y डिस्टेंस और स्मॉल x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेडियल डिस्टेंस पे यहाँ पर है। इस पॉइंट को हमने एज्यूम किया इस तरीके से कि यहाँ से एक x रेडियस का हम लोग y हाइट का एक सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं, जिसको कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो अगर जब हम वेल से पानी निकालना स्टार्ट करेंगे तो जो भी पानी इस वेल में जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, इसके पेरीमीटर के थ्रू जाएगा, सरकमफ्रेंस के थ्रू जाएगा, और यहाँ से फिर वो वेल में पहुँचेगा। यहाँ पे कहीं पे हमारी टेस्ट वेल है। अब यहाँ पर अगर देखें जो अगला अजम्पशन लिया गया है उसमें ये कहा गया है कि डार्सीज लॉ इज़ वैलिड। अगर हम कहते हैं कि डार्सीज लॉ इज़ वैलिड, डार्सी लॉ अगर मान्य है तो जो हमारा डिस्चार्ज होगा Q होगा Q इज इक्वल टू KIA, इसे कहते हैं Q किया। Q इज इक्वल टू KIA। यहाँ Q क्या है, जो हम लोग कांस्टेंट डिस्चार्ज वेल से निकाल रहे हैं। K is the permeability of the soil, I is the hydraulic gradient and A is the surface area। I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, A जो सरफेस एरिया है जहाँ से वाटर एंटर कर रहा है पाइप में वेल में। अगर इसकी वैल्यू पुट करी जाए तो हम देख सकते हैं Q इज इक्वल टू K इंटू I इज वॉट, I इन्फाइनाइट स्मॉल स्ट्रिप अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करें जो हमने लिया था, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी dx और जो डेप्थ होगी वो क्या होगी dy। तो जो ग्रेडियंट बन के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, dy बाई dx। अच्छा, सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो पानी यहाँ से इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो वो जो पानी इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है वो इस सरफेस उस पूरे सरकमफ्रेंस से होके जाएगा जिसका एरिया होगा 2πxy, जो कि सिलेंडर का एरिया होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना हमें, बस Q इंटू dx अपॉन x इज इक्वल टू 2π KY dy। नेक्स्ट टर्म में हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा पानी है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा पानी R2 से R1 की तरफ आ रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें R2 टू R1
dx अपॉन x इज इक्वल टू 2πk, और जो हमारा हेड डाउन हो रहा है वो h2 टू h1 हो रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलके आएगी वो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख दे रहा हूँ, k इज इक्वल टू q ln r2 बाई r1 अपॉन पाई h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर। यहाँ पर जो वाटर टेबल का ड्रॉडाउन मिला था हमें, अगर उसकी बात करें तो जहाँ तक टोटल इन्फ्लुएंस होता है वाटर टेबल का, जहाँ तक वाटर टेबल टोटल ड्रॉ होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। और अगर जो भी हमने वेल बनाई थी, वेल डाया अगर स्मॉल आर हो तो हम लोग ड्यूपिट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो जो ड्यूपिट एनालिसिस से जो हमारा रिजल्ट था वो कुछ इस तरह आ जाएगा कि अगर हम R2 को रिप्लेस कर दें कैपिटल R से और R1 को रिप्लेस कर दें स्मॉल r से, सिमिलरली H2 रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल H से और H1 रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल h से, और फार्मूला कन्वर्ट होके आ जाएगा k इज इक्वल टू q इंटू ln r अपॉन स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 पाई h स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें h की वैल्यू नहीं पता होती है, h गिवन नहीं होता है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो वहाँ पे हमें जो गिवन होता है टर्म होता है ड्रॉ डाउन, तो वहाँ पे हमें ड्रॉ डाउन गिवन होता है। तो जैसा कि अगर फिगर आपको याद हो, यहाँ पर हमने देखा था कुछ इस तरीके से ड्रॉ डाउन मिलता था। यहाँ पर टोटल डेप्थ ये है h, और यहाँ पर इसको हमने बोला था S1 और S2, और जो वेल में जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं S। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हमें S1 S2 और S पता हो, तो जो हमारा H1 होगा वो हो जाएगा H माइनस S1, S2 की वैल्यू होगी H माइनस S2, और यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू निकल के आएगी H माइनस S। तो इस तरीके से क्या है कि एग्ज़ाम में आपको ड्रॉडाउन की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, और आपको जो भी H1 H2 और H है उसकी वैल्यूज़ हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। कन्फाइंड एक्विफर, अब हम लोग सेम एनालिसिस करेंगे कन्फाइंड एक्विफर के लिए। कन्फाइंड एक्विफर आप जानते हो कि ये क्या होती है, ये दो इम्परमिएबल लेयर्स के बीच में सैंडविच्ड होती है। इम्परमिएबल लेयर, यहाँ पे क्या होगा रॉक्स, यहाँ पे हमारी होगी। तो अगर इसकी डेप्थ को हम लोग एज्यूम कर लें कैपिटल B, तो ध्यान दीजिए जो हमने सिलेंडर बनाया था पिछले वाले एनालिसिस में पूरे फुल वाइड डेप्थ से पानी वेल में पेनिट्रेट कर रहा था, लेकिन अब की बार क्या होगा, यहाँ पर जो डेप्थ है एक्विफर की है वो कितनी है B, तो अब की बार जो पानी वेल में जाएगा वो केवल और केवल B डेप्थ से होता हुआ जाएगा। मीन्स जो भी चेंज आएगा वो केवल डेप्थ के कारण आएगा। तो जो हमने यूज़ किया था डार्सीज लॉ KIA, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी थी I इज इक्वल टू dy बाई dx, जो चेंज होगा वो इतना होगा। पिछली बार जो हमारा सरफेस एरिया था वो था 2 पाई x और y, यहाँ पर जो चेंज आया है, पिछली बार पूरे फुल डेप्थ से पानी पेनिट्रेट कर रहा था वेल के अंदर, अब की बार केवल B डेप्थ से पेनिट्रेट करेगा। बाकी सारी एनालिसिस सेम है। तो यहाँ पर देखें, अगर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी Q इंटू dx अपॉन x इज इक्वल टू K 2 पाई K B dy। अगेन इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करें R2 टू R1 dx अपॉन x इज इक्वल टू 2 पाई K B
H2 to H1 dy, तो ये इंटीग्रेट करने पे जो k की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका q इंटू एल एन R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई b H2 माइनस H1। अगर इसको ड्यूपिट एनालिसिस पे रखें जहाँ पे R2 की वैल्यू कैपिटल R, R1 की वैल्यू स्मॉल r, H2 को हम लोग कहेंगे कैपिटल H और H1 इज इक्वल टू स्मॉल h, तो K की वैल्यू हो जाएगी Q ln R बाई स्मॉल r अपॉन 2 पाई b H माइनस H। तो यहाँ पे फिर से वही जो हमारे पास ड्रा डाउन होगा वो हमें गिवन होगा और स्मॉल h H1 H2 की वैल्यूज़ को हमें ड्रा डाउन सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्विफर अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कन्फाइंड है या अनकन्फाइंड है, उसके हिसाब से आप लोग ये वाला फार्मूला कन्फाइंड के लिए और जो दूसरा अनकन्फाइंड के लिए बताया गया है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है वाटर टेबल ऑफ एन एक्विफर ड्रॉप्स बाय 100 सेंटीमीटर over an area of 1000 kilometer square. The porosity and specific retention values of aquifer material are the porosity 25% and the specific retention value SY is given as 5%. Then calculate the amount of water drained out from the area in kilometer square. Amount of वाटर किस में पूछा है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो जैसा कि मैंने बताया था ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर एस आर हमें गिवन है 5%, तो जो हमें निकालना है वो है अमाउंट ऑफ वाटर। जैसा कि हमने देखा है जो एस वाई डिफाइंड है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड अपॉन टोटल वॉल्यूम। मीन्स अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए तो एस वाई में हमें मल्टीप्लाई करना होगा टोटल वॉल्यूम को। लेकिन यहाँ पर हमें एस वाई नहीं पता है बट एन और एस आर की वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, तो यहाँ से हम एस वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। एस वाई इज इक्वल टू एन माइनस एस आर जो कि आएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20%। तो यहाँ से अगर वी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सिंपली ये हो जाएगा 0.2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स डेप्थ इंटू एरिया, जो कि आएगा 0.2 इंटू डेप्थ आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीन्स डिवाइड बाय 100 मीटर इंटू 1000 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अगर हम मीटर को कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में तो ये आ जाएगा आपका 100 बाई 100 1 बाई 1000 इन किलोमीटर इंटू 1000 किलोमीटर स्क्वायर 1000, और आंसर आपका हो जाएगा 0.2 किलोमीटर क्यूब। तो यहाँ से जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकल के आता है वो हो गया 0.2 किलोमीटर क्यूब। तो इस तरीके से देखना बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और अगर थीम्स या ड्यूपिट एनालिसिस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो सारे जैसे इसमें सारे डाटाज आपको गिवन है, बस आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होगा जो आपके डाटा यूज़फुल हैं। सिंपली आपको जो भी टोटल डेप्थ होगी वाटर की सबसे पहले उसको हम लोग एज कैपिटल एच कर लेंगे, और इसमें से जो भी ड्रॉ डाउन गिवन होगा उसको हम लोग माइनस करके एच वैल्यू और H1 H2 जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होंगी कैलकुलेट कर लेंगे और डायरेक्टली फार्मूले पे पुट करके हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आगे के लिए जो भी टॉपिक्स आपको पूछने हो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और आपको उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज दी जाएगी। धन्यवाद।
K is equal to Q ln R2 by R1 upon pi H2 square minus H1 square.